जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 638 पॉइंट आज मार्केट ने इंडेक्स से निकाल दिए हैं। और अगर हम आज का हाई और लो कंपेयर करते हैं तो इंटरडे के अंदर तकरीबन 1920 पॉइंट जो है वो मार्केट ने पॉजिटिव साइड दिखाई है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 638 पॉइंट नेगेटिव साइड पे दी है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो 500 मिलियन शेयर्स में काम हुआ है आज की डेट में। और अगर हम आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स को देखते हैं तो लूजर साइड पे जो है वो एक के इलेक्ट्रिक, जिसने जो है वो तकरीबन 4.4% जो है वो अपना लॉस किया है। और अच्छा, मैं के इलेक्ट्रिक का बताता जाऊं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो हमने भी बाय किया था आज से 2 दिन पहले, और ₹7.20 के ऊपर जो है वो मैंने बाइंग कॉल दी थी। वेरी नेक्स्ट डे जो है हमने जो इसका हाई लगाया अभी का ₹8.52, उसके ऊपर जो है वो मैंने एग्जिट कॉल दी हुई थी। तो दोस्तों ने जो है वो इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन उसके बाद जो है इसकी जब हमने एग्जिट लिया तो उसके फौरन बाद इसके अंदर जो है वो इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है जो इसके बारे में न्यूज चल रही थी, और उसका जो है इफेक्ट इसके ऊपर ये पड़ा कि ये स्टॉक जो है बहुत ज्यादा नीचे आ गया। और अब न्यूज क्या थी उसको मैंने डिटेल में क्लैरिफाई भी किया है। आप लोग मेरी इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो भी देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस भी के इलेक्ट्रिक का वहां पे देख सकते हैं कि फर्दर इसके अंदर अब क्या साइड बन सकती है। अगर हम जो है इसके बाद पीटीसी ने जो है वो तकरीबन 2.5% निकाला है, और बाकी कुछ खास काबिल जिक्र कंपनीज नहीं है। अगर गेनर्स की बात करते हैं तो बीओपी में जो है 3% जो है वो इंडेक्स में इसने एड ऑन किया है, और एक अच्छे खासे वॉल्यूम इसमें लगे हैं। और स्पेशली जो है सेकंड सेशन जो स्टार्ट हुआ था उसके भी लास्ट में आके इसके अंदर वॉल्यूम में एकदम से इंक्रीज है, और शेयर प्राइस भी जो है एकदम से इसकी ऊपर चली गई है। तो बीओपी जो है फर्दर इसके अंदर भी अच्छे मूव बन सकते हैं। वॉल्यूम आज के भी बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा सिस्टम्स और आईएलपी वगैरह ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर और आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है वो फिर से लीड करते हुए दिखाई दे रही हैं मार्केट इंडेक्स को नीचे लेके आने में। और कुछ पॉइंट जो है वो पावर एंड जनरेशन कंपनीज ने निकाले हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस का जो मार्केटिंग की कंपनीज है ऑयल एंड गैस की, उनके अंदर जो है वो स्लाइटली सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को आई है। अच्छा, आज की वीडियो में हम लकी सीमेंट के चार्ट को टेक्निकली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो है फर्दर क्या लेवल बन रहे हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जब भी कोई बाइंग कॉल देता हूं या मैं कोई बाइंग करवाता हूं तो मैं हमेशा लेवल की बेस के ऊपर देता हूं। आपका जो है एक बेस लेवल होता है जहां पे हम बाइंग करवाते हैं, एक एग्जिट लेवल होता है जहां पे आपको जो है वो कॉल में से एग्जिट करवा देते हैं। तो लेवल के हिसाब से जो है मेरी बाइंग कॉल्स होती हैं। तो फिर इसके अंदर भी जो है हम लेवल देखेंगे कि फर्दर जो है वो क्या मूव बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो है इसके बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट भी आई हुई है, और वो भी देखेंगे कि फर्दर इसका जो है क्या आउटकम हो सकता है। एक जो सिक्योरिटी एक रिसर्च हाउस है उसकी तरफ से इसके बारे में रिपोर्ट आई है। तो हम आगे न्यूज सेगमेंट की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैपल लीफ का जो रिजल्ट आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर जो है 103% जो है वो ग्रोथ आई है। अगर हम कंपेयर करते हैं 2024 के पहले 3 क्वार्टर्स के साथ, तो उस टाइम जो है वो 2024 के अंदर कंपनी ने 1.34 बिलियन जो है वो प्रॉफिट बनाया आफ्टर टैक्सेशन। और अगर हम सेम क्वार्टर्स पहले 3 क्वार्टर 2025 के देखते हैं तो अभी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 2.73 बिलियन है। इट मीन्स कि तकरीबन 103% जो है वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा आया है। और अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ₹1.28 से बढ़कर कंपनी की ईपीएस जो है ₹2.60 तक चली गई, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी ईपीएस भी जो है वो डबल हो चुकी हुई है। तो खैर मैं हमेशा कहता हूं कि सीमेंट सेक्टर के अंदर भी अभी भी गुंजाइश है। और जो इसका पहला आपका 2026 का पहला क्वार्टर होगा उस क्वार्टर के अंदर जो है आपको यहाँ से सीमेंट सेक्टर के अंदर से ऑलमोस्ट 20-25% तक जो है वो रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि सीमेंट सेक्टर के अंदर किस कंपनी में बाइंग करनी है, किस लेवल पे बाइंग करनी है, एग्जिट कहाँ पे लेने हैं, वो सारी चीजें आपने टेक्निकली फंडामेंटली देखने के बाद ही डिसीजन लेना है। हर कंपनी में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, हर कंपनी के अंदर पोटेंशियल नहीं होता, चीजें देखभाल के करनी होती हैं। और सो खैर आगे बढ़ते हैं। और आगे जो लकी सीमेंट का मैं पहले जिक्र कर रहा था, जैसे कि लकी सीमेंट की जो एक न्यूज आई हुई है, रिसर्च रिपोर्ट आई हुई है, तो वो ये न्यूज है कि लकी सीमेंट की जो शेयर प्राइस है वो ₹602 तक जाएगी। अच्छा, इसके पीछे जो है वो क्या फंडामेंटल्स है मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ। इससे पहले भी जो बहुत सारी रिसर्च हाउसेज हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर जो है वो एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स अपनी शाया करते हैं। तो हम इससे पहले मिलर ट्रैक्टर का भी एनालिसिस देख चुके हैं, इसके बाद पेल का भी देख चुके हैं, बैंक ऑफ पंजाब का भी देख चुके हैं, और बहुत सारी कंपनीज के ऊपर जो है एयरलिंक आया था उसके ऊपर भी जो मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत सारी कंपनीज के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं
एंड इनका जो है वो एनालिसिस करके रिसर्च रिपोर्ट की बिहाफ पे। तो आपको जो थंबनेल से आइडिया हो जाएगा वीडियो का कि उसके अंदर जो है वो किस कंपनी का एनालिसिस किया हुआ है। अच्छा, अभी जो है वो बात यहाँ पे जो लकी सीमेंट के बारे में हो रही है वो ये है कि अली हबीब सिक्योरिटीज। अच्छा, मैंने खैर इनका नाम भी पहली बार सुना है, अली हबीब सिक्योरिटीज। इन्होंने इन्होंने जो है वो रिसर्च की है और उस रिसर्च के अंदर इन्होंने बाय कॉल दी है कि आप जो है अभी लकी सीमेंट के अंदर पोटेंशियल है 24% ये इंक्रीज हो सकता है बाय जून 2026। फिर वही बात जैसे मैंने पीछे कही थी कि अभी भी सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है गुंजाइश अवेलेबल है, 20 से 25% का रिटर्न आपको दे सकते हैं। अच्छा, करंटली जो है वो 480, 85, 86 पे ट्रेड कर रही है इसकी प्राइस, और उसके अंदर पोटेंशियल है कि ये 600 तक जो है वो जा सकती है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी रिसर्च रिपोर्ट आती है किसी भी रिसर्च हाउस की तरफ से या ब्रोकरेज फर्म की तरफ से, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी की जो प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है वो देखते हैं, कंपनी के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनालिसिस किया जाता है, कंपनी की वर्थ, कंपनी की जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर की परफॉर्मेंस देखी जाती है। बहुत सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद फिर जो है एक आपको एक प्रिडिक्शन दी जाती है कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। लेकिन वाकया वो स्टॉक उस लेवल तक जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। स्टॉक मार्केट के अंदर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो आपने जब भी बाइंग करनी है लेवल के हिसाब से करनी है, किस लेवल पे एंट्री करनी है, किस लेवल पे एग्जिट लेना है, वो सारी चीजें जो है आपकी बड़ी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। उस अगर आपकी कैलकुलेटेड होंगी तभी आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। और पीएसओ के बारे में न्यूज है कि पीएसओ इस वक्त जो है म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट के अंदर टॉप के ऊपर है सितंबर के। देखें, म्यूचुअल फंड्स का भी जो है जैसे हम लोग अपने लिए बाइंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर जो है कुछ कंपनियां ली होती हैं, जब उनको ग्रोथ उनके अंदर कम नजर आ रही है, उनकी पूरी रिसर्च टीम बैठी होती है और वो देखते हैं किसी कंपनी के अंदर पोटेंशियल कम है ऊपर जाने का, किसी सेक्टर के अंदर कम है, तो वो स्विच करती हैं टाइम टू टाइम। और यही चीज मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ, आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए स्टॉक लें और फिर भूल जाएं। ये बिल्कुल गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेक्टर वाइज शिफ्टिंग, स्टॉक वाइज शिफ्टिंग ये लाजमी होनी चाहिए बीच में। लेकिन ये नहीं कि आप हर दूसरे चौथे महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने में आप जो है वो शिफ्टिंग की तरफ चले जाएं। आपने सीजीटी भी देखना होता है, 15% आपका वो भी कटना है, आपके ब्रोकरेज और बाकी के चार्जेस भी कटने हैं। तो शिफ्टिंग उस टाइम पे करनी है जब जरूरत हो। जब एक स्टॉक आपने लिया वो एक लेवल पे, पीक लेवल पे चला गया, वहां से एग्जिट लेना बहुत जरूरी है। फिर जब वो नीचे आएगा दोबारा देखेंगे। लेकिन जो स्टॉक आपके एक नीचे लेवल पे खड़े हुए हैं आप उनको तो बाय कर सकते हैं ना, उसके अंदर तो पोटेंशियल है ऊपर जाने। लेकिन वही बात कि आपने किस लेवल पे बाइंग करनी है, किस लेवल पे एग्जिट लेना है, वो सारी चीजें आपकी पहले से ही कैलकुलेटेड होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने पीएसओ को जो है सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने एड ऑन किया है। और कंपनियां कौन सी निकाली हैं, साजगार को निकाल दिया, टीजीएल को कुछ परसेंट निकाल दिया, एमएलसीएफ को निकाल दिया, एफसीसीएल को निकाल दिया, और एड ऑन उन्होंने क्या किया, पीपीएल को ऐड किया, मारी को ऐड किया, ओजीडीसी को ऐड किया और लक को ऐड किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो टाइम टू टाइम शिफ्टिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। और एक नया आईपीओ आने लगा है पाकिस्तान के अंदर। और आईपीओ कंपनी कौन सी है, पाकिस्तानी शरिया कंप्लाइंट इंश्योरर। ये इंश्योरेंस की कंपनी है और ये जो है वो $3.9 मिलियन जो है वो आईपीओ के थ्रू इकट्ठा करेंगे। अच्छा, इस कंपनी का जो है मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। बेसिकली ये कतर की कंपनी है, कतर की जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से है। और ये देखें, अब इस कंपनी के अंदर जो है इसको लीड कौन कर रहा है, ये इसके बैकबोन्स क्या है, वो ये हैं, कतर इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनी और कतर इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक। ये जो मेन दो जो इसके बैकग्राउंड पे खड़े हुए हैं वो ये लोग हैं। तो खैर कतर की कंपनी है और इसके अंदर जो है वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि जो भी आईपीओ आता है तो पहले चंद रोज जो है उसके अंदर एक पोटेंशियल देखने को मिलता है। और ये कंपनी जो है वो जाहिर सी बात है शरिया कंप्लाइंट भी है। तो वो लोग जो सिर्फ नॉन शरिया के अंदर जो लोग सिर्फ जो है वो सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक के अंदर काम करते हैं, तो अब जो है वो इसके अंदर जो है आपको मजीद अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल सकते हैं। अच्छा जी, लकी सीमेंट के चार्ट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि फर्दर इसके अंदर क्या मूव बन सकते हैं। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से लकी सीमेंट जो है वो एक बाउंड रेंज के अंदर ही खेल रहा है। और वो रेंज क्या है, वो 450 से लेकर 400 तकरीबन 65-60 रुपए की रेंज है। तो इस रेंज के अंदर जो है वो ये स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर रहा है।
और मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक स्टॉक जो है एक बाउंड रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेट करता है या एक परफॉर्म करता है, तो उसके बाद जो है या तो बिल्कुल आपको अपवर्ड साइड का ट्रेंड देखने को मिलता है या बिल्कुल डाउनवर्ड साइड का। उसके पीछे रीजन ये होती है कि जब स्टॉक जो है खुद को एक बाउंड एरिया में कंसोलिडेट करता है, तो उसके बाद जो है अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाता है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में, तो फिर एकदम से जो है आपको पीक उसमें नजर आएगी। लेकिन अगर वो बार बार उस लेवल को टेस्ट करते हैं और उसको जो है वो ब्रेक नहीं कर पाता, तो फिर जो है स्टॉक एकदम से डाउनवर्ड ट्रेंड में चल पड़ता है और फिर नीचे जो है आपके पहले दो सपोर्ट लेवल जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नाकिस हो जाते हैं और एंड पे जाके मेजर सपोर्ट के पास कहीं पे जाके ये सा लेता है। तो अच्छा, हम देखते हैं कि अभी करंटली यहाँ पे बाइंग आप कहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो बाइंग एरिया होना चाहिए वो 450 से 452-53 के दरमियान होना चाहिए, और आपका जो इमीडिएट जो एग्जिट होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो 450 के बिल्कुल नीचे होना चाहिए। अब आपने रिस्क लेवल खुद देखना है कि आप 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं, 2 का रखते हैं, 3 का रखते हैं, लेकिन जो एक मुनासिब आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 447 रुपए, यानी कि 3 रुपए जो है आप यहाँ पे रिस्क में डालेंगे। 347 से 48 रुपए तक जो है आप स्टॉप लॉस रखेंगे और शॉर्ट आप इसमें स्विंग खेलेंगे। पहला आपका टारगेट होगा 465 से 66 रुपए का, और अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है, अगर 465-66 को ब्रेक करता है, तो अगला इसके अंदर जो आपका दूसरा टारगेट बनेगा वो 480 रुपए तक जो इसके अंदर रैली बन सकती है। लेकिन जरूरी है 460 के लेवल को बरकरार रखना। और इसके बाद जो है इसका अगर हम देखते हैं इसका अगला टारगेट, तो अगला टारगेट जो है वो 490 रुपए का है, 493 रुपए तक। लेकिन इसके अंदर ये अप एंड डाउन चौके ये खुद को एक बाउंड रेंज के अंदर लेके चलता है। अगर हम पहला भी देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर के महीने में भी जो है ये खुद को कंसोलिडेट करता रहा है, तो ये एक बाउंड रेंज के अंदर ही रहते हैं। पहला लेवल जरूरी है ब्रेक करना 467 रुपए का, उसको ब्रेक करेगा तो अगला आपका टारगेट 480 का होगा, और देन जो है 490-94 रुपए तक जो है इसके अंदर रैली बन सकती है। लेकिन हमने ऊपर का तो देख लिया, मैं साथ में आपको नीचे का भी डिस्कस कर दूं कि अगर ये नहीं करता है ऐसे, अगर ये अपना जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर जो आपका अगला सपोर्ट एरिया वो 440 रुपए का है, और मेजर सपोर्ट जो है वो इसका जो चैनल का बॉटम है वो तकरीबन बनेगा 434 रुपए, 34 से 35 रुपए। तो यहाँ तक जो है आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट भी खुद देखनी है। मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, शॉर्ट टर्म का भी बता दिया, लॉन्ग टर्म का भी बता दिया है। फर्दर आपने अपना रिस्क कैलकुलेशन जो है वो अपने हिसाब से करनी है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूं कि मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब एक स्टॉक या कोई भी आपका इंडेक्स है वो एक बाउंड रेंज के अंदर परफॉर्म करता है, तो फिर उसके बाद दो ही डायरेक्शनें बनती हैं, या बुलिश या बियरिश। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर हम सितंबर के महीने में जाते हैं तो ये यहाँ पे तकरीबन इसने पहला टॉप लगाया, ये इसका दूसरा टॉप था, ये ऑलमोस्ट इसका तीसरा टॉप था। जब ये 3 बार टॉप लगाने के बाद अपना ये जो रेजिस्टेंस लेवल था 480 का उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो फिर ये सारी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है। अगर हम उससे पहले भी जाते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये इसका पहला टॉप लगा, फिर इसका दूसरी कैंडल का टॉप लगा, और फिर ये इसका तीसरा टॉप था। उसके बाद इसको ब्रेक नहीं किया इसने लेवल 490-94 रुपए का, तो फिर ये सारी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो जब एक कोई भी स्टॉक है अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाता है, तो वहां पे एक बार आपने प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए वहां पे। अभी भी जो है इसने ये देखें यहाँ पे टॉप लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी टॉप लगा चुका हुआ है, और दोबारा जो है अपने उसी चैनल की तरफ जा रहा है। अगर ये 460 का लेवल जो ये वाला लेवल है इसको सस्टेन कर जाता है, तो फिर आपका टारगेट जो है वो यहाँ तक आ सकता है, 480 रुपए तक जो है इसके अंदर मूव बन सकता है। लेकिन जरूरी है इस लेवल को सस्टेन करना, और नहीं तो फिर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आएगी और आप जो है इसको ऐसे नीचे जाता हुआ देखेंगे। अब जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल बनेगा वो आपका बनेगा 440 रुपए का। वीडियो के लास्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, और इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्या मूव बन सकते हैं। अच्छा, मैं हल्का सा आपको रिव्यू दे दूं कल का, कि कल की हमारी डिस्कशन थी। कल मैंने बताया था कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है यहाँ पे, ये लेवल है मार्केट कल का क्लोजिंग का। और मैंने साथ ही ये बताया था कि ये लेवल जो है बड़ा रिस्की लेवल है। क्यों रिस्की लेवल है? कल दिन था जुमेरात का और तारीख थी आपके पास 16 अक्टूबर। अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो 9 अक्टूबर को सेम जुमेरात वाले दिन जो है वो मार्केट ने तकरीबन इसी जो इसका लेवल था इसके आसपास ही जो है वो क्लोजिंग दी थी। यानी कि जो आपका सपोर्ट लेवल था 1,65,000 का, उसके नीचे ही क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद क्या हुआ, ये सारी जो है वो मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। मार्केट अपना जो लेवल था ना 1,64,000 का बरकरार रख पाई, ना 1,63,000 का लेवल बरकरार रख पाई, और उसके बाद ये इसके अंदर डिप आई। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि हम जो है जुमे वाले दिन
कोई भी न्यू बाइंग नहीं करेंगे। अगर मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज कोशिश यही होगी कि मैं न्यू बाइंग जो है आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारा जो ग्रुप के लोग हैं उनको। तो इसके बाद जो है आज की डेट में क्या हुआ कि मार्केट जो है वो क्लोज वहां पे हुई, उसके बाद जो है ये डाउनवर्ड साइड, ये सारी प्रॉफिट टेकिंग जो है हमने देखी मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे जरूरी ये है कि मार्केट ने जो आज की क्लोजिंग है, अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं तो आज की क्लोजिंग जो है वो 1,63,000 और 1,64 के दरमियान में है। यानी कि जुम्मे का दिन, आपने दिन याद रखना है, जुम्मे का दिन और क्लोजिंग 1,63 से 1,64 के दरमियान। और इसके बाद 9 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर की अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी ये कैंडल जो है मार्केट की क्लोजिंग थी। तो ये भी लेवल क्या है, 1,63,000 से 1,64 के दरमियान में है। ठीक है, तो ये सेम वही दिन बन रहे हैं, सेम वही लेवल बन रहे हैं जो मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग थी। तो इसके बाद जो है मार्केट, ये परफॉर्म मार्केट ने किया था डाउनवर्ड साइड का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है, अब हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चीज क्या है कि उस दिन जब मार्केट ने लास्ट क्लोजिंग दी थी पिछले जुमे को, ये जो 10 तारीख का था, तो वो जो कैंडल थी वो डाउनवर्ड साइड की कैंडल थी और रेड कैंडल थी, प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल थी। यहाँ पे जो है वो ग्रीन कैंडल है और इसके अंदर मोमेंटम जो है वो अपवर्ड साइड का है, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास पास ही बंद हुई है, 1,64 पहला रेजिस्टेंस लेवल है इसके लिए, ये वाला, और अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर इसका चैनल का टॉप है। ये आप देखेंगे 1 लाख, तकरीबन 1,65,000। अब 1,64,800 से लेकर 1,65,000 का जो लेवल है ये वाला, ये बहुत जरूरी है। अगर मार्केट अपनी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है तो फिर इसके अंदर आप आगे मूव बन सकते हैं, लेकिन करंटली अगर इसके लिए जरूरी है अपना जो सपोर्ट एरिया 1,63,000 उसको सस्टेन करना। मंडे वाले दिन जिन्होंने बाइंग करनी है वो बाइंग करेंगे, बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बाइंग होनी चाहिए वो 1,63,000 के लेवल पे जब आपका स्टॉक आता है, इंडेक्स आता है, उस लेवल के ऊपर आप बाइंग करेंगे स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि प्राइसेस जो है उसकी कम हो चुकी होंगी। और फिर आपने एक शॉर्ट ट्रेड खेलनी है, आपके पास गुंजाइश है तकरीबन जो है पहला 1,000 पॉइंट की और सस्टेन करता है तो फिर आगे 800 से 1,000 पॉइंट बहुत है, नहीं तकरीबन 1500-1600 पॉइंट 1800 पॉइंट तक की आपके पास गुंजाइश होगी। तो आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेनी लेवल के हिसाब से है। जब मार्केट जो है अपना रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हो, ऐसा ना हो आप यहाँ पे जो है वो किसी स्टॉक में बाइंग कर ले, प्रॉफिट टेकिंग आ जाए और मार्केट आपके यहाँ पे आ जाए और फिर यहाँ पे जो है आप उसको सेल कर रहे हो। तो बेहतर ये है कि आपने जब बाइंग करनी है, मार्केट जब नीचे होगी, रेजिस्टेंस पे जाती है, टकराती है, अगर वापस आती है देन आपने बाइंग करनी है, और ऊपर जाने का फिर वेट करना है, और आपकी जो हो सकता है इंटरडे के अंदर ही कॉल क्लोज हो जाए या आपको जो है 2-4 दिन के अंदर जो है वो प्रॉफिट दे जाए। फर्दर आप मार्केट के अंदर जब तक मार्केट अपना ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, जो ये ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे टॉप लगा, तकरीबन यहाँ पे टॉप लगा, ये टॉप लगा, उसके बाद कंटिन्यूसली ये प्रॉफिट टेकिंग आ रही है मार्केट के अंदर, मार्केट एक डाउनवर्ड साइड में चल रही है। तो जरूरी है जब तक मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं देती तब तक जो है मैं आगे की कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। जरूरी है इस लेवल को सस्टेन करना, और सस्टेन करेगी तो फिर फर्दर ही हम आगे के मूव देखेंगे। लेकिन करंटली मार्केट जिस सिचुएशन में है, जिस बाउंड रेंज के अंदर है, यहाँ पे एहतियात बहुत जरूरी है। सिलेक्टेड होके काम करें, सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज हैं, जो लेवल्स के हिसाब से बन रही हैं, सिलेक्टेड कंपनीज के अंदर काम करें, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड ना हो और बहुत ज्यादा जो है ओवर बाइंग से भी अवॉइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।